तो बच्चों आप सभी का स्वागत है यूट्यूब क्लासेस में। तो हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो हमारे सीबीएसई में मैक्सिमम टाइम आता है, ठीक है। सो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज द टैक्सी charges in a city consist of a fixed charge together with a charge for distance covered। अब ये बोलता है कि भाई जो टैक्सी में जो चार्ज लगता है, ठीक है, वो दो तरीके का चार्ज लगता है। एक चार्ज वो होता है जो फिक्स्ड है, ठीक है, और दूसरा चार्ज वो है जो हमारा किसके लिए लगता है, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया उसके लिए लगेगा, ठीक है। ये होता है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, for a distance of 10 kilometer the charge is 105 rupees, and for the journey of 15 kilometer the charge paid is 155 rupees. What are the fixed charges and charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? आई बात समझ में। इस क्वेश्चन में बोलता है कि हमारे पास कितने तरीके के चार्ज है, दो तरीके के। सबसे पहले उनको लेट कर लेते हैं, तो द लेट फिक्स चार्ज, ठीक है जी। फिक्स चार्ज की मान के चलते बच्चों हम लोगों का क्या है, x रुपीज। उसके बाद कौन सा है, चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर। दूसरा है हमारे पास चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर, ठीक है जी। मान के चलता हूं वो कितने बच्चों हमारे पास y। आई बात समझ में। अब हमारे पास कितने तरह के चार्ज है, एक फिक्स चार्ज x है और चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर कितना हमारे पास y। अब हमारे पास दो केसेस है। केस नंबर 1, जब हम सिटी में टैक्सी में कितना चले थे, 10 किलोमीटर, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा when डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर। अब देखो ध्यान से, इसने बोला कि भाई मैं जब 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया तो मुझे कितना पे करना पड़ रहा है, 105 रुपीज। तो 105 कैसा होगा, फिक्स चार्ज, वो तो एक्स ही रहेगा। अब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया मैंने, 10 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का चार्ज कितना था, y। 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 10y। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो टोटल चार्ज के बराबर होगा। टोटल चार्ज कितना दिया हम लोगों को, 105। आया समझ में, ओके। नेक्स्ट इज केस नंबर 2। अब जब हमारा डिस्टेंस कितना है, कितना कवर किया उसने डिस्टेंस, 15 किलोमीटर। जब उसने 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिक्स चार्ज तो क्या रहेगा हमारे पास, x रहेगा, और डिस्टेंस कितना कवर किया बच्चों उसने, 15। सो 15y इक्वल्स टू 155। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। सबसे मुश्किल पार्ट इक्वेशन बनाना। इक्वेशन बन गई, अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों हमारे पास, कि इक्वेशन नंबर कौन सी पकड़ूं, फर्स्ट की सेकंड, ठीक है। टेकिंग इक्वेशन नंबर 1 तो वी विल गेट 10 plus 10y equals to 105। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, 105 minus 10y। तो ये आ गई बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अगला स्टेप क्या होता है हमारे पास, पुट द वैल्यू ऑफ x इन विच इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। so we must write put the value of x in equation number 2। so we will get x की जगह मैं लिखूंगा 105 minus 10y plus 15y equals to 155। तो कितना बचा बच्चों हमारे पास, प्लस माइनस माइनस, we will left with 5y। 105 पॉजिटिव था, इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर, 50 आई थिंक, है ना। ओके, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों हमारे पास, 10। आई बात समझ में। अब मैंने क्या करना है, इस y की वैल्यू को कहां पे डालूंगा, इक्वेशन नंबर
3 में. So we must write put the value of y in equation number 3rd. So we will get x is equals to 105 minus 10 into 10. So answer is 5. तो देखो फिक्स चार्ज कितना आ गया जी हमारे पास 5 रुपीज और चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड इज 10 रुपीज. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपको? क्वेश्चन पूछ रहा था हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर. ये बोल रहा है कि अगर वो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो उसको कितना चार्ज लगेगा. ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या लिखना है, देयरफॉर ये लिख देना फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपीज और चार्ज पर किलोमीटर कितना है हमारे पास 10. इसको लिख देना है यहाँ पे. ठीक है, समझ में आया. उसके बाद मैं लिख रहा हूँ व्हेन डिस्टेंस इज, मैं लिख देता हूँ चार्ज फॉर 25 किलोमीटर. 25 के लिए चार्ज क्या रहेगा, फिक्स चार्ज प्लस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यही होगा ना, मल्टीप्लाई बाय चार्ज पर किलोमीटर. तो आंसर इज व्हाट 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ गया हमारे पास 255 रुपीज. दैट इज योर आंसर. तो इसका मतलब 25 किलोमीटर के लिए उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, सॉरी कितने पैसे पे करने पड़ेंगे 255 रुपीज. अगर आप क्रॉस चेक करना चाहो तो आप आंसर कर सकते हो. 10 10 100, 100 plus 5 is 105. That's it. आए समझ में. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे. बच्चों हम अगली इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं जो हमारे एचपी बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, मैक्सिमम टाइम इसके रिपीट होने के चांसेस रहते हैं हमारे पास. ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन फ्रैक्शन वाले हैं. ठीक है, वो हमारे एक्सरसाइज 3.2 में भी और 3.3 में भी है. ठीक है ना, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा बस. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज a fraction becomes 9/11 if 2 is added to the both numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. ठीक है जी, ये क्या बोल रहा है, आप लोगों को फ्रैक्शन को फाइंड करने को बोल रहा है. अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूंगा तो फ्रैक्शन में हमारे पास क्या होगा, एक न्यूमिनेटर होगा और एक डिनोमिनेटर. Let numerator, इस न्यूमिनेटर को मैंने x मान लिया एंड डिनोमिनेटर को माना बच्चों मैंने y. आई बात समझ में सबको. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलता था, द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both numerator and denominator. ठीक है, केस नंबर 1 इसमें बोला कि अगर मैं क्या करता हूँ, ध्यान सुनो सर. में इसमें बोला अगर मैं न्यूमिनेटर में 2 ऐड करता हूँ और डिनोमिनेटर में क्या करता हूँ 2 ऐड करता हूँ, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है मेरे पास 9/11. आया समझ में. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जैसे प्रीवियस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास. ठीक है, मैक्सिमम चांसेस कि इस क्वेश्चन के आने के. ठीक है जी. अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इसको सॉल्व करके हमने क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन बनानी है. तो कैसे होगा वाला, फ्रैक्शन इधर भी इसको हम क्या करके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई. सो वी विल गेट 11 into x plus 2, 9 into y minus 2. अच्छा आंसर क्या आएगा वाला हमारा, बताओ मुझे. 11x plus 2 की 22? 22, yes. 22 equals to 9y plus 18. तो 11x minus 9y equals to, यहाँ पे प्लस 18 है, यहाँ पे प्लस 22 परे जाके क्या हो जाएगा हमारा -22.
तो 22 में 18 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 4, कैसा 4 माइनस 4 आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ओके देन अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या बोला इसने, चलो मैं लिख लेता हूं। चलो केस नंबर 2 था, इसने बोला क्या, इसने बोला इफ 3 is added to both numerator and denominator it will become 5/6। ये बोलता है अब की बार इसने बोला अगर मैं डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में क्या करता हूँ 3 ऐड करूंगा तो मुझे जो मेरा फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है 5/6 बन जाता है। समझ में आया सबको यहाँ तक, क्लियर है ना। कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को एक्स एंड वाई मानना, उसके बाद क्वेश्चन में जो बोला इसने वही करना हमने। पहले केस में इसने बोला न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर 2 ऐड करो, फ्रैक्शन क्या बन जाता है 9/11। उसके बाद क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वेरिएबल्स एक साइड कांस्टेंट एक साइड। अगेन केस नंबर 2 में इसने बोला मैं 2 की बजाय क्या जोड़ूंगा 3 जोड़ूंगा। अगेन क्या करूंगा, इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखना कभी भी, तो प्लस का साइन लगाना है, ठीक है। तो वी विल गेट, डायरेक्ट कर दो क्या, 6 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 से इसको मल्टीप्लाई करने लगेगा, लग जाएगा ठीक है। तो हमारे पास आया 6x + 18 इक्वल्स टू 5y + 15। समझ में आया। इस 6 ने x को मल्टीप्लाई किया 6x आया, इस 6 ने 3 को मल्टीप्लाई किया ये 3 आ गया, इस 5 ने y को किया 5y, 5 ने 3 को किया तो 15। आई बात समझ में। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों टर्म्स में वेरिएबल को एक साइड कांस्टेंट को एक साइड लिखूंगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6x - 5y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस 15 था, ये नेगेटिव 18 था, इधर आके क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव का नेगेटिव। तो 18 में 15 माइनस करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 3 और साइन लग जाएगा बड़े नंबर का। तो अब देखो हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, राइट डाउन करो सभी, ठीक है, छूटना नीचे आप लोगों का। यह तो समझ में आ गया। अब देखो हमेशा की तरह अब मेरे पास दो इक्वेशंस है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब हमारी चॉइस है कि मैं कौन सी इक्वेशन को पकड़ूंगा, किसको पकड़ूंगा। दोनों ही जगह हमारे पास क्या है कोएफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 को ले या 2, किसको लेना है 2 को, ठीक है। तो हम लिखते हैं टेकिंग इक्वेशन नंबर 2, सो वी विल गेट 6x - 5y इक्वल्स टू -3। तो क्या होगा, एक वेरिएबल इधर रहेगा, दूसरा वेरिएबल बच्चों हमारा कहाँ चला जाएगा दूसरी तरफ। x की वैल्यू क्या आई हमारे पास -3 + 5y / 6। तो ये क्या आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। तो अगला काम क्या है हमारा, इस x की वैल्यू को कौन सी इक्वेशन में डालूंगा 1 की 2 इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया, 2 में डालूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। सो वी मस्ट राइट पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। सो वी विल गेट क्या थी भाई हमारे पास इक्वेशन नंबर सॉरी इक्वेशन नंबर 1। तो वी विल गेट 11 into x की वैल्यू क्या -3 + 5y / 6 - 9y इक्वल्स टू -4। ऐसा ही था ना। अब इनके नीचे ना अपॉन में 1 नहीं था तो मैंने 1 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे भी फ्रैक्शन है हमारे पास, यहाँ पे भी फ्रैक्शन है, तो मैं क्या करूंगा 1 और 6 का एलसीएम ले लूंगा। 1 और 6 का एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा हमारे पास 6 आएगा। अब देखो 6 को किस से मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए 1 से, इट मींस जो ऊपर हमें दिख रहा है इसको मैं क्या करूंगा एज इट इज लिख दूंगा। उसके बाद माइनस साइन, 1 को किस से मल्टीप्लाई करूं कि 6 हो जाए,
6 से, इट मीन ऊपर वाली इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। तो 9 6 जा कितना होता है हमारे पास 54y इक्वल्स टू -4/1। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस और नो? यस सर। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जरा, फिर देखते क्या आया हमारे पास। -11 3 33 प्लस 55y इक्वल्स टू, अब मेरे को नहीं आते ना एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, कर लूँ, चलो ये अगले स्टेप में करेंगे। मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ, -54y इक्वल्स टू -24। पता लगा मैंने क्या किया, इनको ना आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या रहेगा, यही रहेगा। 6 से 4 को मल्टीप्लाई किया तो कितना है हमारे पास -24। ठीक है जी, अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे y। अब देखो -33 पहले जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव पर 33 प्लस माइनस माइनस 33 में 24 माइनस करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा 9 आएगा। कैसा 9 आएगा, पॉजिटिव 9। (24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। आई बात समझ में कि नहीं आई सबको? अब हमने क्या करना है, इस y की वैल्यू को कौन सी इक्वेशन में डालूंगा, इन इक्वेशन नंबर 3। सो वी विल गेट put the value of y in equation number 3। एक सिमिलैरिटी लग रही है ना आप लोगों को, हर क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, दो इक्वेशन दी होती, किसी एक इक्वेशन को पकड़ते हैं, वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालते हैं और उसको दूसरी इक्वेशन में डाल देते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास या तो x या y की वैल्यू आती है, जो भी वैल्यू आती है उसको हम क्या करते हैं थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं ना। तो हमारे पास क्या आया, x की वैल्यू x इज इक्वल्स टू -3 प्लस 9 5 सा कितना है बच्चों हमारे पास 9 5 सा 45, 45 minus 3 is how much, I think 42 over 6 that is 7। so x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 7। so question says find the value of fraction, जो हमारे पास फ्रैक्शन बन रहा था उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है हमें। तो मैं देता हूँ therefore फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। so x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 and denominator is 9। that's it, इतना सा काम है हमारा। आया समझ में कि नहीं आया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, अगेन इम्पोर्टेंट वन, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से सुनिए। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? तो एक शब्द यहाँ पे वर्ड आया हमारे पास 5 years hence। hence का मतलब क्या हुआ, ये 5 साल पहले की बात कर रहे हैं कि 5 साल बाद की, पहले की बाद में। hence का मतलब होता है बाद में, after का मतलब होता है बाद में, ago हो या before उसका मतलब पहले है। इस हिसाब से हमने ख्याल रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी प्रेजेंट एज को अज्यूम करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे 5 years hence की एज के हम एक इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद 5 years ago करके करेंगे, ठीक है जी। तो राइट डाउन वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 6, लेट एज ऑफ जैकब, एज ऑफ जैकब क्या है, जैकब की एज हमारी उसको मैं मानता हूँ x years, ठीक है। अगर आप लोग क्या चाहते हो, अगर आप लोग चाहते हो कि आप क्या करना चाहिए, आपने 100
आउट ऑफ 100 लेना, तो छोटी छोटी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यूनिट्स का भी ख्याल रखना है आपने। तो ये हो गया जैकब और ये हो गया उसका सन, ठीक है जी। सन की एज को मैंने माना, क्या माना, y माना, और सन जैकब की एज को मैंने x माना, ठीक है। अब ये बात कर रहा है 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद। तो हम लिखेंगे केस नंबर 1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद की बात कर रहा है। अगर 5 साल बाद की बात करूं तो जैकब की एज क्या होगी? अगर आज उसकी एज x है तो 5 साल बाद कितनी होगी? नॉट 5। अच्छा, आज आपकी एज मान के चलते कितने साल के आप? 15 साल के हो, तो 5 साल बाद क्या आप 15 5 75 ईयर्स के हो जाओगे। फिर एज शुड बी x प्लस 5। टाइम्स नहीं होता कभी भी, टाइम्स मतलब 5 गुना, ठीक है। उसके बाद उसके सन की एज कितनी हो जाएगी? y प्लस 5 ईयर्स, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्वेश्चन बोल रहा था द एज ऑफ 5 ईयर्स हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन एज। जब कभी भी इस टाइप की बात करें ना, ये इतने टाइम्स ज्यादा है, इतने टाइम्स कम है, ठीक है, तो हमेशा क्या करना, एक साइड आपने एक क्वांटिटी को लिखना, मतलब मैं पहले एक साइड क्या लिखता हूँ, जैकब की एज को लिख लेता हूँ, और दूसरी तरफ क्या करना, उसके बेटे की एज को लिखना। आई बात समझ में? अब उसके बाद क्या करना, इसने बोला जो जैकब की एज है बेटे की एज से 3 टाइम्स ज्यादा है, तो उन दोनों की एज बराबर कब होगी? जब जोड़ना नहीं, इसने टाइम्स वर्ड यूज किया, उसने ये नहीं बोला कि 3 इयर्स ज्यादा है, उसने अगर बोला होता ना 3 मोर, तब हम जोड़ना या घटाना करते हैं, ठीक है जी। इसने बोला टाइम्स, मल्टीप्लाई करना, आपने टाइम्स समझ गए, गुना। इट मींस अगर मैं क्या कर दूं, कम, जिसकी एज कम है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या वो जिसकी एज ज्यादा है वो बराबर होगा कि नहीं होगा? क्या नहीं क्या? मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मेरे पास 100 रुपए, ठीक है जी, और मैंने बोला कि मदद से मेरे पास कितने पैसे ज्यादा है? 5 गुना पैसे ज्यादा है, ठीक है जी। अब हम दोनों के पैसे बराबर कब होंगे? मेरे पैसे जो है मदद के पैसे से कितने ज्यादा है? 5 टाइम्स ज्यादा है। अगर मैं इसके पैसे को भी क्या कर दूं, 5 टाइम्स कर दूं, तो क्या हम दोनों के पैसे बराबर होंगे कि नहीं होंगे? आई बात समझ में? इस तरीके से आपने ख्याल रखना है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करता हूँ, तो एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। तो क्या बनेगी? 3y प्लस 50। ब्लेंडर मिस्टेक होती है यहीं पे। आप लोग क्या करते हो, 3 से y को तो मल्टीप्लाई करते हो, 5 को मल्टीप्लाई करना भूल जाते हो। इस चीज से ख्याल रखना है, 5 को भी मल्टीप्लाई करना है। समझ में आई बात? ओके, लास्ट पार्ट क्या होगा हमारा? x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 1। आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. सबको लगा पता? ओके देन, अब हम चलते हैं केस नंबर 2 की ओर। केस नंबर 2 क्या था हमारा? केस नंबर 2 इज 5 इयर्स अगो, 5 साल पहले की बात कर रहा है जी। अब बोलो जैकब की एज क्या होगी? अच्छा, यहाँ पे ना प्रेजेंट एज लिख दो यार, सॉरी, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा आप लोगों को, ठीक है। लेट प्रेजेंट एज वर्ड यूज करना, ठीक है। आज प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, यहाँ पे भी प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन, ठीक है जी। ये तो कंफ्यूजन मार्क्स स्टार्ट होते हैं टीचर, ठीक है। वैसे तो मतलब तो वही है ना, इसका वर्ड प्रेजेंट लिखेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। जैकब्स एज 5 साल पहले, अगर आज प्रेजेंट एज उसकी x है तो 5 साल पहले क्या रही होगी? आज मैं 15 साल का, तो 5 साल पहले कितने साल का था? x माइनस 5 की 5 माइनस x?
x minus 5. अगर 5 माइनस एक्स करूँगा तो मैं मेरी एज होगी नेगेटिव में, एज कांट बी नेगेटिव, ठीक है जी। x माइनस 5 ईयर्स, ठीक है जी। उसके बाद सन्स एज, बेटे की एज क्या होगी फिर 5 माइनस 5 ईयर्स। अच्छा जब मेन काम, अब क्या करना, अगेन एक साइड जैकब की एज लिखना हमने, एक साइड बेटे की एज लिखना। समझ में आया क्या कंपैरिजन था दोनों के बीच में? जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। इसने बोला अब 7 गुना ज्यादा है जी वो, तो कितना रहा होगा? एग्जाम वही बात हो गई कि मेरे पास अब की बार कितने 140 रुपीज है, मन्नत के पास है 20, ठीक है जी। ये दोनों आपस में बराबर कब होंगे? मेरे पास मन्नत से कितने पैसे ज्यादा है। अब देखना, किसी क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बोल सकता हूँ। मैंने बोला कि भाई मेरे पास मन्नत से कितने पैसे ज्यादा है, 120 रुपीज। अगर मैंने 120 रुपीज मोर की बात की तो क्या होगा? आप लोग बोलोगे कि भाई मैं क्या करूँगा, अगर मन्नत को कहीं से 120 रुपीज मिल जाए तो हम दोनों के पैसे क्या हो गए, बराबर। ये मोर की बात कर रहा है, ठीक है। अगर टाइम्स में बात करूं तो मैंने बोला मेरे पास मन्नत से 7 टाइम्स ज्यादा पैसे हैं, तो मन्नत के और मेरे पैसे बराबर कब होंगे? जब इसके पैसे कितने बढ़ जाए, 7 टाइम्स। क्लियर है बात? ओके देन, तो आंसर क्या हो जाए? तो हम क्या करेंगे, सन की एज को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से। सो वी विल गेट x minus 5 equals to 7, y minus 35। x इधर ही रहेगा, y इधर आ जाएगा और ये बन गया इधर, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। क्लियर है ना? अगर डायरेक्ट कर दे इतना तो कर ही सकता हूँ, -5 पर जाके +5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है जी। अब हमारा काम दोबारा शुरू हो गया। हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा, सबसे मुश्किल काम होता है ये 2 इक्वेशंस बनानी। ये 2 इक्वेशंस बना दी फिर तो क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया, ठीक है जी। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, फिर लिख लेता हूँ 3y = 10। ये इक्वेशन नंबर 1। तो चलिए जब सॉल्व करके देखते हैं जरा। इक्वेशन नंबर 1 थी x minus 3y = 10। आपने बार-बार नहीं लिखना है ना, मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ तब लिख रहा हूँ, ठीक है। जब बोलो कौन सी इक्वेशन पकड़नी है हमने, फर्स्ट, ठीक है जी। तो हम लिखते हैं टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, सो वी विल गेट x minus 3y = 10। x रहेगा इधर, y वाला चला जाएगा दूसरी तरफ, तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई हमारी, इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने क्या करना है, x की वैल्यू को कौन सी इक्वेशन में डालूंगा, 1 की 2, सो वी विल गेट x की जगह 10 + 3y - 7y = -30। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आपने राइट डाउन करना, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, यू मस्ट राइट, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया जी, प्लस माइनस माइनस 4y - 30। पॉजिटिव 10 परे जाके क्या हो जाएगा, -10। तो माइनस आंसर कितना है, -4y = -40। तो y की वैल्यू कितनी आई जी, कितनी आ गई, 40/10। 40/4 इज 10। अच्छा एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, क्या एज भी नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं होगी ना, याद रखना। कभी आंसर आपका नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ किया आपने, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन व्हिच वन इक्वेशन, ओके देन पुट द वैल्यू ऑफ क्या था, y इन इक्वेशन नंबर 3rd। तो वी विल गेट x = 10 + 3 × 10। तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास, 40। ओके जी, देयरफॉर अब आपने लिखना है जैकब्स एज, ये लाइन ना लिखना नहीं भूलना, ठीक है। जैकब की एज कितनी है जी, कितने साल के हैं जैकब,
40 ईयर्स के। उसके बाद सन की एज कितनी है? 10 years. Exercise we finish. आई बात समझ में नहीं आई? Yes, sir. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आता है पेपर में, ठीक है।